तो चलिए बात करते हैं हिमालय की, दुनिया की छत। हाल ही में दिसंबर 2025 में यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सुरंग का उद्घाटन हुआ है और 2026 तक एक विशाल बांध के भी पूरा होने की उम्मीद है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये उस बड़ी कहानी के पन्ने हैं जो भारत हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में है। लेकिन सवाल ये है कि इस बुलंदी पर भविष्य बनाने की असल कीमत क्या है? भारत अपने हिमालयी सरहदों पर विकास की एक नई, एक बहुत ही साहसिक इबारत लिख रहा है। और ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है। नहीं, ये कहानी है रणनीतिक जीत और बहुत ही पेचीदा चुनौतियों की। मतलब, एक तरफ जहां देश की सुरक्षा को मजबूती मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हम भारत की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर चल रहे दो बड़े प्रोजेक्ट्स की कहानी को समझेंगे। ये दो कहानियां हैं तो बिल्कुल अलग, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये हमें दिखाती हैं कि हिमालय में भविष्य का निर्माण करना कितना मुश्किल है और हाँ, कितना जरूरी भी। तो हमारी पहली कहानी आती है लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से, जहां देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क बनाई जा रही है। और दूसरी कहानी है अरुणाचल और असम की सीमा पर बहने वाली सुबनसिरी नदी की, जहां भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दशकों के विवादों के बाद अब पूरा होने वाला है। एक तरफ सुरक्षा की चुनौती है तो दूसरी तरफ ऊर्जा की जरूरत। तो चलिए सबसे पहले लद्दाख की कहानी में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम है और तापमान शून्य से भी बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन इन सब के ऊपर हैं देश की सुरक्षा की जरूरतें। तो ये लड़ाई सिर्फ मुश्किल पहाड़ों से नहीं है, ये समय के खिलाफ भी एक दौड़ है। अब सवाल यह है कि यहाँ इतनी तेजी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है साल 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुआ सैन्य संघर्ष। उस घटना ने इस इलाके में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को एकदम से बढ़ा दिया। हालांकि सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। और इसी अर्जेंसी का नतीजा है ये सड़कें और सुरंगें। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक जगह, दौलत बेग ओल्डी, जिसे हम DBO भी कहते हैं। 16वीं सदी के एक खोजकर्ता के नाम पर बनी ये हवाई पट्टी असल में भारत की स्ट्रेटेजिक आंख है, जो बेहद जरूरी काराकोरम दर्रे और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन पर पैनी नजर रखती है। और यहां तक हर मौसम में पहुंचना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अब तक DBO तक पहुंचने का मुख्य रास्ता था 255 किलोमीटर लंबी दारबुक शोक DBO सड़क। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ये सड़क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के बहुत पास से और उसके समानांतर चलती थी। मतलब ये दुश्मन की सीधी निगरानी और फायरिंग रेंज में थी। लेकिन अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO 130 किलोमीटर का एक नया वैकल्पिक रास्ता बना रहा है। सासिरला जैसे ऊंचे दर्रे से गुजरने वाला ये रास्ता न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि ये हमारी सेना की गतिविधियों को दुश्मन की नजरों से भी छिपा कर रखेगा। ये एक असली गेम चेंजर है। और इसी बड़े रणनीतिक बदलाव का एक और अहम हिस्सा है 920 मीटर लंबी शोक सुरंग। इसे बनाना किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी और जमा देने वाली ठंड काम करना लगभग नामुमकिन बना देती हैं, वहां इस सुरंग को बनाया गया। ये अब हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी। मतलब सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान भी सेना की आवाजाही नहीं रुकेगी। तो ये तो थी लद्दाख की कहानी, जहां एक साफ रणनीतिक सफलता नजर आती है। लेकिन अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, और यहाँ का इतिहास लंबा, जटिल और विवादों से भरा हुआ है। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी तकनीकी बात समझ लेते हैं कि ये बांध काम कैसे करता है। ये एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये नदी के कुदरती बहाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है, और इसमें टिहरी या भाखड़ा जैसे बहुत बड़े बड़े जलाशय नहीं बनाए जाते। 2005 में काम शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बांध की सुरक्षा और पर्यावरण पर इसके असर को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों ने इन प्रदर्शनों की अगुवाई की, जिसके चलते 2011 में काम को रोकना पड़ा। पूरे 8 साल बाद 2019 में काम फिर से शुरू हुआ, और अब इसे पूरा करने का नया लक्ष्य 2026 रखा गया है।
इन सालों की देरी का सीधा असर पड़ा प्रोजेक्ट की लागत पर। जो प्रोजेक्ट 2002 में करीब 6,285 करोड़ रुपए का था, आज उसकी लागत बढ़कर लगभग 26,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। जी हां, ये लागत में 4 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। और देखिए, जब लागत बढ़ती है तो बिजली का दाम भी बढ़ता है। जहां पहले ये अंदाजा था कि बिजली 2 रुपए प्रति यूनिट से भी कम में मिलेगी, अब इसका असली टैरिफ लगभग 7 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट हो गया है। अगर हम देश के हाइड्रो पावर के औसत दाम से तुलना करें, जो करीब 3.15 रुपए है, तो ये दोगुने से भी ज्यादा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक कड़वी सच्चाई। जिन राज्यों को इस बांध से बिजली मिलनी थी, जैसे कि असम और मेघालय, उन्होंने ही अब इसे खरीदने से मना कर दिया है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका साफ कहना है कि ये बिजली आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट कई और विवादों से भी घिरा रहा है। नदी के बहाव में नीचे की ओर पर्यावरण पर खतरा, स्थानीय लोगों का अपनी सुरक्षा और रोजी रोटी को लेकर दशकों पुराना विरोध, और बार बार होने वाली बनावटी दिक्कतें, जैसे जून 2025 में एक गार्ड वॉल का ढह जाना। इसने इस भूकंप की आशंका वाले इलाके में बांध की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को और भी गहरा कर दिया है। इन सब ने मिलकर इसे एक आर्थिक बोझ बना दिया है। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ लद्दाख में राष्ट्रीय सुरक्षा की एक साफ सफलता, और दूसरी तरफ अरुणाचल में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुश्किलों और विवादों से घिरा हुआ है। ये दोनों मिलकर हिमालय में विकास की एक बड़ी और काफी जटिल तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। चलिए इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। लद्दाख में लक्ष्य था राष्ट्रीय सुरक्षा, और बहुत ज्यादा ऊंचाई की चुनौतियों के बावजूद वो लक्ष्य पूरे हुए। वहीं सुबनसिरी में लक्ष्य था ऊर्जा बनाना, लेकिन स्थानीय विरोध और जमीन की अस्थिरता के कारण ये प्रोजेक्ट देरी, बढ़ी हुई लागत और आर्थिक बोझ के जाल में फंस गया। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जैसे जैसे भारत की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसी जरूरतों को पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की भलाई के साथ कैसे संतुलित करेगा। इसी संतुलन को साधने पर ही भारत के पहाड़ी भविष्य की सही दिशा तय होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।